हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, हम लोग अपने इडियम सेक्शन को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग 25 वैसी इडियम्स के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी है। इन इडियम्स को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का कोशिश किया गया है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र को भी वो बात समझ में आ जाए। आप इस वीडियो सेशन के शुरू से अंत तक बने रहें। सभी के सभी इडियम्स बहुत उपयोगी हैं। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग अपने इडियम्स की शुरुआत करते हैं। हमारा इस वीडियो सेशन का जो पहला इडियम्स है वो कहता है नेल फ्लैग टू द मास्ट। नेल फ्लैग टू द मास्ट, कहीं कहीं नेल के जगह पर आपको कलर भी नजर आएगा, मतलब कि नेल अथवा कलर। ठीक है ना, नेल अथवा कलर। कलर फ्लैग टू द मास्ट ये भी एक इडियम है, और नेल फ्लैग टू द मास्ट एक ये भी इडियम है। दोनों का एक ही अर्थ है, मतलब कि नेल के जगह पर आपको कलर भी मिल सकता है। तो अगर आप मास्ट, जो जहाज का जो आगे का भाग होता है ना, जहाज का आगे का भाग जहां पर मतलब ऊंचा इस तरह से उठा होता है ना, उसको मास्ट कहते हैं। तो जहाज के आगे का भाग को कह रहे कि नेल फ्लैग टू द मास्ट का मतलब क्या होता है। अब ईडीएम का एक मतलब एक सामूहिक अर्थ निकलता है। अब ये नहीं कि जहाज के आगे का भाग, नेल मतलब कांटी, फ्लैग मतलब झंडा, ये सब नहीं। नेल फ्लैग टू द मास्ट यदि आप करते हैं तो आप किसी बात को खुलेआम बोलते हैं, खुलेआम कहते हैं। इडियम है हमारा नेल फ्लैग टू द मास्ट अथवा कलर फ्लैग टू द मास्ट, जिसका मतलब होता है खुलेआम कहना। अच्छा, अब इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो हम किस भाषा में कहेंगे, तो स्पीक पब्लिकली। अब सार्वजनिक तौर पर कोई बात कहते हैं। चलिए सेकंड इडियम की ओर हम लोग मूव करते हैं। निप समथिंग इन द बड। निप समथिंग इन द बड का मतलब क्या होता है, किसी खराब चीज को शुरू में ही खत्म कर देना और अपने से पहले ही उसको नष्ट कर देना। बड मतलब कली होता है, तो बड को फ्लावर बनने से पहले ही उसको चुभो करके कोई चीज खत्म कर देना, शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ। लेकिन अगर आप कोई चीज को निप इन द बड करते हैं, इसका मतलब है कि उसको, उस चीज को पनपने से पहले ही आप नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो स्टॉप समथिंग अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो कि गलत है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट इडियम की ओर मूव करते हैं। तो एक बहुत अच्छा इडियम है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। गो डाउन लाइक 9 पिंस। गो डाउन लाइक 9 पिंस का क्या मतलब है, बड़ी संख्या में बीमार पड़ना। यदि लोग अगर गो डाउन लाइक 9 पिंस होते हैं, यानी कि वो बड़ी संख्या में बीमार पड़ते हैं। इसको अगर तोड़ के लिखा जाए तो फॉल इल इन ग्रेट नंबर्स। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट इडियम में आगे बढ़ते हैं। तो एक इडियम है फॉर नथिंग। फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है, मुफ्त में। ठीक है, यदि आप कोई काम को फॉर नथिंग करते हैं, इसका मतलब आप मुफ्त में करते हैं, है ना। इसको अगर तोड़ के लिखते हैं तो एक बहुत अच्छा सिनोनिम है इसका, ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब होता है फोकट में, बिना पैसा चुकाए, है ना, तो मुफ्त में। तो मुफ्त, ये ग्रेटिस एक बहुत अच्छा इडियम्स है, सॉरी एक सिनोनिम्स है फॉर नथिंग के लिए। फॉर नथिंग के लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम्स है ग्रेटिस। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप किसी काम को ग्रेटिस वे में करते हैं तो आप मुफ्त में करते हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो विदाउट पेमेंट। ठीक है, चलिए जैसे कि आप इस वाक्य से आप फॉर नथिंग का यूज समझ सकते हैं। अरे क्या, ही वांट्स टू गेट एवरीथिंग फॉर नथिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर चीज चाहता है बिना पैसा दिए, मुफ्त में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा इडियम है नॉट फॉर नथिंग। फॉर नथिंग अलग है, नॉट फॉर नथिंग अलग है। नॉट फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है, अच्छे कारणों से। यदि कोई चीज नॉट फॉर नथिंग होता है तो इसका अर्थ है अच्छे कारणों से। जैसे फॉर ए वेरी गुड रीजन, है ना, फॉर ए वेरी गुड रीजन, इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। चलिए एक्सप्लेनेशन अपने जगह पर, आप इसकी हिंदी से भी आप अर्थ समझ सकते हैं। यदि कोई चीज नॉट फॉर नथिंग है, यानी कि वो अच्छे कारणों से है। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, केरल को भगवान का अपना घर कहा जाता है। अगर अगर कहा जाए कि भगवान का अपना घर ये किस स्टेट के बारे में कहा जाता है, तो वो केरल है। ठीक है, तो इसके कहे जाने के कई अच्छे कारण है। इतना नेचुरल ब्यूटी वहां पर है, जिसके कारण वहां केरल को ना मतलब कि गॉड्स ऑन होम कहा गया है। तो इसके कई कारण हैं, माने इस बात को कहे जाने के कई कारण हैं। कैसे लिखेंगे, नॉट फॉर नथिंग इज केरला कॉल्ड गॉड्स ऑन होम। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से हम केरल को भगवान का घर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द कफ, यदि कोई चीज यदि आप ऑफ द कफ करते हैं तो बिना सोच के करते हैं,
बिना सोचे हुए करते हैं, बिना तैयारी के करते हैं, ठीक है ना, बिना सोचे हुए करते हैं। इसके लिए अगर एक सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं, अगर इंग्लिश में एक सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं, तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है? यदि कोई चीज यदि बिना है ना विदाउट प्रिपरेशन के करते हैं, डन विदाउट प्रिपरेशन करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक्सटेम्पोर करते हैं। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है? आप धड़ल्ले से करते हैं और बिना तैयारी का करते हैं, ठीक है ना। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है? कोई चीज बोलते एक्सटेम्पोरली बोलते हैं, इसका मतलब धारा प्रवाह बोलते हैं आप, और उसके लिए कहीं से आप रट फट के नहीं आए ना, फिर बोलते हैं तो फिर बोलते। एक्सटेम्पोर राइटिंग करते हैं तो लिखते जाते हैं आप। तो कोई चीज यदि आप ऑफ द कफ करते हैं तो आप बिना तैयारी के करते हैं, ठीक है ना। चलिए, विदाउट थॉट विदाउट प्रिपरेशन, जैसे ही इज स्पीकिंग ऑफ द कफ, कोई व्यक्ति है, ही इज स्पीकिंग ऑफ द कफ, वो बिना तैयारी का बोल रहा है, अपने मन से बोल रहा है, ठीक है ना। ही हैज नॉट सीन द रिजल्ट येट, अभी तक उसने रिजल्ट नहीं देखा है, लेकिन अपने से बकबक कर रहा है। तो यदि आप कोई चीज को ऑफ द कफ करते हैं तो बिना तैयारी के करते हैं, बिना सोच के करते हैं। चलिए, कह रहे क्या? मेक ए क्विक या फास्ट बक, मतलब आप क्विक भी लिख सकते हैं और फास्ट भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। मेक ए क्विक या फास्ट बक का मतलब क्या होता है? जल्दी पैसा कमाना, ठीक है, टू अर्न मनी क्विकली, है ना। और एक बहुत अच्छा इडियम है इसी बात को कहने के लिए, मेक ए बॉम्ब। मेक ए बॉम्ब का मतलब ये नहीं कि बॉम्ब बनाना, मेक ए बॉम्ब का मतलब होता है कि बहुत पैसा कमाना। मेक ए फास्ट बक का मतलब होता है जल्दी पैसा कमाना, और मेक ए बम का मतलब होता है बहुत पैसा कमाना। सेंस लगभग एक ही है, अतः हम कह सकते हैं कि मेक ए फास्ट बक का सिनोनिम्स हुआ मेक ए बम, ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। कर क्या? लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, बहुत अच्छा ये एक इडियम है, बहुत अच्छा एक इडियम है, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। इसका मतलब क्या होता है कि पुराने झगड़े को खत्म करके फिर दोस्ती कायम कर लेना। यदि दो पक्ष यदि बाइगोन को बाइगोन रहने देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने पुराने विवाद को, पुराने झगड़े को वो खत्म कर देते हैं और फिर वो दोस्ती स्थापित करते हैं, ठीक है। टू इंड क्वारल और डिसएग्रीमेंट, ठीक है ना। और एक बहुत अच्छा इडियम है इसी बात को कहने के लिए कि पुराने चीजों को समाप्त कर देना, पुराने झगड़ों को खत्म कर देना। ब्यूरी द हैचेट, ब्यूरी द हैचेट इसका इडियम है, मतलब ब्यूरी द हैचेट भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि पुराने झगड़ों को, पुराने विवादों को खत्म कर देना, ठीक है। तो लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स का मतलब होता है पुराने झगड़े को खत्म करके दोस्त हो जाना। चलिए, आगे बढ़ा जाए। एक अच्छा इडियम है द आइसिंग ऑन द केक। द आइसिंग ऑन द केक, केक, ठंडा केक अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो द आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या हुआ कि सोने पर सुहागा, ठीक है ना। इसको मतलब कि कोई चीज अच्छा था उसमें और कुछ और अच्छा बात हो गया, तो ये आइसिंग ऑन द, जैसे आईएएस में चुना जाना क्या है, आईएएस में अगर किसी का सिलेक्शन दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी नंबर 1 आ जाना, ये क्या है? ये आइसिंग ऑन द केक है ना, सोने पर सुहागा, ठीक है। चलिए, समथिंग विच मेक्स ए गुड सिचुएशन इवन बेटर, है ना, कि कोई सिचुएशन को और अच्छा बना देने को ही कहते हैं सोने पर सुहागा, ठीक है। एक बहुत अच्छा इडियम है, बहुत अच्छा स्पोकन ये इडियम है, हैव ए गो। हैव ए गो एक स्पोकन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, हैव ए गो। तो हैव ए गो का मतलब होता है कोशिश करना। अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप हैव ए गो करते हैं। हैव ए गो का मतलब होता है कोशिश करना, जाना नहीं। हैव ए गो का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई, ट्राई समथिंग टू डू, है ना। कुछ करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप हैव ए गो करते हैं, ठीक है। चलिए, 11 नंबर में हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्या है? गिव समथिंग ए वर्ल। गिव समथिंग ए वर्ल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आजमाना। यदि आप कोई चीज को वर्ल देते हैं, गिव समथिंग ए वर्ल करते हैं, तो आप उस किसी चीज को आजमाते हैं, है ना। टू ट्राई समथिंग, टू ट्राई आउट समथिंग, ठीक है। चलिए, आप इससे एक जुड़ा हुआ सेंटेंस देखिए, ही इज गोइंग टू गिव टीचिंग ए वर्ल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो शिक्षक बन करके एक टीचिंग को आजमाना चाहता है कि वो शिक्षक बन सकता है कि नहीं बन सकता है। कोई व्यक्ति, है ना, शिक्षक बन करके वो टीचिंग को वो आजमाना चाहता है, हो सकता है कि वो अच्छा शिक्षक बन जाए। तो ही इज गोइंग टू गिव टीचिंग ए वर्ल, इसका मतलब है कि वो अभी शिक्षक बनने जा रहा है, टीचर होने की बात को आजमाएगा, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इसका। चलिए, आगे बढ़ा जाए। स्पिन वंस व्हील। स्पिन वंस व्हील का मतलब क्या है? समय या प्रयास बर्बाद करना। यदि आप अपने स्पिन वंस व्हील करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना समय या आप अपना प्रयास को बेकार करते हैं। इसको तोड़ के कैसे एक्सप्लेनेशन की, ये एक्सपीएल का मतलब एक्सप्लेनेशन समझा जाएगा, वेस्ट वंस टाइम या एफर्ट,
है ना, अपने टाइम को बर्बाद करना, अपने एफर्ट को बर्बाद करना। जैसे आप इस वाक्य से, है ना, आप इस इडियम का यूज समझ सकते हैं। कह रहा है क्या, ही शुड लुक फॉर ए न्यू जॉब, उसे एक नया नौकरी की तलाश करना चाहिए। ही शुड लुक फॉर ए न्यू जॉब, ही इज जस्ट स्पिनिंग हिज व्हील हियर, वो यहां पर रह करके अपना केवल समय बर्बाद कर रहा है। चलिए बात को आगे देखा जाए। एट ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब क्या है, तुरंत, है ना, बिना हिचकिचाहट के। यदि आप किसी काम को एट ड्रॉप ऑफ ए हैट करते हैं तो आप उसको शीघ्र करते, तुरंत करते हैं और आप उसमें टाइम नहीं गंवाते हैं। ठीक है, इमीडिएटली, विदाउट हेजिटेटिंग। चलिए आगे देखा जाए। नंबर 14 क्या है, चिंक इन समवन्स आर्मर, चिंक इन समवन्स आर्मर, इसका मतलब क्या होता है, सबसे कमजोर कड़ी किसी बहस में, किसी चरित्र में। देखिए पहले आप ऐसे समझिए, अगर चिंक इन आर्मर है तो इसका मतलब है कि आपके चरित्र में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी जो कमजोर कड़ी होती है उसको कहते हैं चिंक इन आर्मर्स। जैसे देखिए, लालच उसके चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ग्रीड, लालच के लिए ग्रीड इज चिंक इन हिज आर्मर, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, चिंक इन समवन्स आर्मर का मतलब होता है सबसे कमजोर कड़ी। इसको अगर इंग्लिश में लिखे तो वीकेस्ट पॉइंट, ठीक है ना, किसी आर्गुमेंट में, किसी कैरेक्टर में जो वीकेस्ट पॉइंट होता है वो होता है चिंक इन द आर्मर होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, येलो जर्नलिज्म क्या है। येलो जर्नलिज्म कहता है कि बढ़ा चढ़ाकर छापा गया कोई खबर जो होता है वो येलो जर्नलिज्म कहलाता है। यदि किसी अखबार में कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर छापा गया है तो उसको येलो जर्नलिज्म का दर्जा दिया गया है। इसको अगर तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, एग्जैजरेटेड रिपोर्ट्स ऑफ न्यूज़पेपर, ऑफ ए न्यूज़पेपर, ठीक है ना। किसी न्यूज़पेपर का जो बढ़ा चढ़ाकर दिया गया खबर होता है वो येलो जर्नलिज्म कहलाता है। आते नंबर 16 में, वेदर द स्टॉर्म, बहुत बढ़िया इडियम, बहुत बढ़िया इडियम। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है कठिन परिस्थिति से सफलतापूर्वक निकल जाना। यदि आप कठिन परिस्थिति से निकलते हैं तो आप वेदर द स्टॉर्म करते हैं, ठीक है। कम थ्रू ए डिफिकल्ट एक्सपीरियंस सक्सेसफुली। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बात को लेकर के। टर्न समथिंग अपसाइड डाउन, टर्न समथिंग अपसाइड डाउन का क्या मतलब है, जीवन में असमंजस बनाए रखना, जीवन को उलझा लेना, एक तरह से असमंजस बनाए रखना, या जीवन को हम ऐसे भी कह सकते हैं जीवन को उलझा लेना। आप किसी तरीके से जीवन को उलझा लेते हैं, ठीक है ना, जीवन को आप उलझा लेते हैं। तो जीवन को उलझा लेना ये होता है टर्न समथिंग अपसाइड डाउन, ठीक है, टू कॉज कंफ्यूजन इन समवन्स लाइफ। जैसे देखिए, उसके पति की अचानक देहांत ने उसकी दुनिया को उलझा कर रख दिया। किसी महिला के पति की अचानक मृत्यु ने उसकी दुनिया, उसकी जो भी दुनिया थी उसको उलझा कर रख दिया। हर हस्बैंड्स सडन डेथ, देखिए उसके पति की अचानक मृत्यु के लिए वर्ड क्या है, हर हस्बैंड सडन डेथ, टर्न्ड, टर्न्ड, देखिए ये पास्ट टेंस है। समथिंग के जगह पर हमने उसका हर वर्ड लिखा, ठीक है ना, और बाकी चीज जस का तस लिखा गया अपसाइड डाउन। तो सेंटेंस पूरा किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, हर हस्बैंड सडन डेथ टर्न्ड हर वर्ल्ड अपसाइड डाउन। चलिए आगे बात को लेके चलते हैं। नंबर 18 क्या कहता है, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस का क्या मतलब है, असल में, है ना, सभी तरह से। यदि कोई चीज यदि टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस है तो असल में है, सभी तरह से है ना। सिनोनिम्स इसका क्या होगा, इन इफेक्ट, ठीक है। जैसे भारत में राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान है, ये तो आप जानते हैं, वैधानिक प्रधान है, लेकिन असल में प्रधानमंत्री देश के कामकाज चलाते हैं, सारे कामकाज देश के, है ना, प्रधानमंत्री चलाते हैं। वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है, असल में कहना है। तो फिर हमारे पास वर्ड है टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। जैसे देखिए, इन इंडिया क्या बताया गया है, आप यहां से देख सकते हैं, करें कि इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, हिंदी भूल जाइए, अंग्रेजी पढ़िए। करें कि इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, एक वैधानिक प्रधान है, बट द प्राइम मिनिस्टर रन्स द अफेयर्स, है ना, ऑफ द कंट्री। आप लिख सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, उसके बगैर भी बात को समझा जा सकता है कि देश के सारे जो कामकाज हैं, अफेयर्स मतलब कामकाज, देश के सारे जो कामकाज हैं, है ना, वो कौन रन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर रन करता है। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, वास्तविक तौर पर सारे जितने कामकाज हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही चलाया जाता है। तो ये बच्चों ये यूज रहा, है ना, ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस का मतलब असल में। चलिए हम लोग आते हैं थ्रो एंड, करा क्या, थ्रू एंड थ्रू, है ना, है ना, ये वर्ड है थ्रू एंड थ्रू का मतलब क्या होता है ना, पूरी तरह से,
कंप्लीटली, अंग्रेजी में कहे तो कंप्लीटली, ठीक है। जैसे वो पूरी तरह से खलनायक है, कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वो पूरी तरह से खलनायक है, कैसे लिखेंगे, ही इज ए विलेन, है ना, थ्रू एंड थ्रू। आगे बढ़ा जाए नंबर 20 में, करेक्ट, टेक अम्ब्रेज एट। टेक अम्ब्रेज एट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी के बात को टेक अम्ब्रेज एट ले लेते हैं, इसका मतलब है कि आप अपमानित महसूस करते हैं। टेक अम्ब्रेज एट का मतलब आप अपमानित महसूस करते हैं, अपमानित महसूस होना। चलिए इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कैसे लिखेंगे, बी ऑफेंडेड बाई, ठीक है ना, बी ऑफेंडेड बाई। जैसे आई डिडंट मीन टू हर्ट हिम, मैं उसको चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। कह रहा है क्या, आई डिडंट मीन टू हर्ट हिम, मैं उसको चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। बट ही टुक अम्ब्रेज एट माई रिमार्क, लेकिन उसने मेरी बातों को, है ना, आड़े हाथों ले लिया, मतलब मेरे बातों से अपमानित हो गया। हालांकि मेरा मकसद उसको ठेस पहुंचाना नहीं था, फिर भी वो मेरी बातों से अपमानित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉल, है ना, फाउल ऑफ। फाउल ऑफ का मतलब क्या होता है? अपनी गलती के कारण परेशानी में पड़ना। आपने कुछ गलत किया है जिसके कारण आप परेशानी में पड़ गए हैं, टू गेट इनटू ट्रबल। जैसे देखा जाए, एट द एज ऑफ 16 ही फेल फाउल ऑफ द लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार वो कानून के कारण परेशानी में पड़ गया है, पहली बार वो कानून के चंगुल में आया है। 16 वर्ष की अवस्था में पहली बार वो कानून के चंगुल में आया है। तो ये बहुत अच्छा ये इडियम है, बहुत अच्छा इडियम है, इनका बहुत अच्छा यूज होता है। यदि आप फाउल ऑफ होते हैं, है ना, तो आप किसी कारण से आप परेशानी में पड़ जाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट 22 इडियम्स क्या कहता है, हाई एंड ड्राई। यदि आप हाई एंड ड्राई हैं तो आप एकदम अलग थलग पड़ गए हैं, ठीक है ना। आप यदि अगर हाई एंड ड्राई है तो आप एकदम अलग थलग पड़ गए हैं। जैसे क्या, देखिए ट्रेन कहीं उलट गया, अब जो पैसेंजर्स थे बीच रास्ते में हैं, ना इधर से आने के लिए ट्रेन है उधर से जाने के लिए ट्रेन, वो बीच मझधार में फंस गए, तो कैसे लिखेंगे, द डिरेलमेंट। अगर इसको, है ना, ट्रेन के पटरी घिसक जाने को कहते हैं डिरेलमेंट, द डिरेलमेंट ऑफ द ट्रेन, ठीक है, लेफ्ट द पैसेंजर्स, लेफ्ट द पैसेंजर्स, ठीक है, हाई एंड ड्राई, लेफ्ट द पैसेंजर्स हाई एंड ड्राई। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन का जो डिरेल हो जाना, ट्रेन का पटरी से उतर जाना, इसने पैसेंजर्स को क्या कर दिया, एकदम अलग थलग छोड़ दिया। अब जाइए, अब जिसको जहां जाना है वैसे जाइए, ठीक है। तो ये हाई एंड ड्राई बहुत यूज का ये इडियम है। आगे बढ़ते हैं, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? अगर आप रिकॉर्ड को स्ट्रेट करते हैं, यानी कि आप एक करेक्ट अकाउंट देते हैं, एक सही विवरण बताते हैं, किसी गलतफहमी दूर करते हैं, है ना। गलतफहमी दूर करना सरल भाषा में समझिए, यदि आप सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट करते हैं, इसका मतलब है कि आप गलतफहमी को दूर करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको कैसे लिखा जाएगा, टू पुट राइट ए मिसअंडरस्टैंडिंग, टू पुट राइट ए मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, कट नो आइस विथ समवन, ठीक है ना। कट नो आइस का मतलब क्या होता है, बेअसर होना, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। यदि कोई चीज यदि कट नो आइस करता है, कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है, वो असरहीन साबित हो जाता है, ठीक है। टू मेक नो इंप्रेशन, जैसे कि प्रधानमंत्री की अपील का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। इसको कैसे लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स अपील। प्रधानमंत्री की अपील का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स अपील। कोई प्रभाव नहीं छोड़ा, कट नो आइस विथ पीपल, देखिए विथ समवन है, बात लोगों का किया गया है, आप यहां पर पीपल लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ईयर्स एंड ग्रेसेस। ईयर्स एंड ग्रेसेस का मतलब क्या होता है, घमंड पूर्वक व्यवहार। किसी व्यक्ति का जो घमंड पूर्वक व्यवहार होता है वो ईयर्स एंड ग्रेसेस कहलाता है, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, एन ओवरली प्राउड वे ऑफ बिहेविंग, ठीक है। जैसे सी इज रिच, देखिए थोड़ा ध्यान दिया जाए, सी इज रिच, वो है तो अमीर, बट सी डजंट पुट ऑन, है ना, एनी ईयर्स एंड ग्रेसेस, लेकिन वह किसी तरीके से घमंड पूर्वक व्यवहार नहीं करती है। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में ये 25 जो इडियम्स है आपके लिए बहुत ही यूजफुल इडियम्स है। आप इनको पेन पेपर के सहायता से जरूर इनको लिखे, इन पर सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।